हमारे साथ एक और यूपीएससी एस्पिरेंट मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मैं संकेत। संकेत। और सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र लातूर से। महाराष्ट्र लातूर से हैं। तो सर, आपका 10th और 12th में क्या सब्जेक्ट था? एक्चुअली हमारा स्टेट बोर्ड होता है जी। और 12th में भी मेरा स्टेट बोर्ड था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो वहाँ मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ। ओके ओके। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? एक्चुअली जब मैं 11th-12th कर रहा था ना, तभी मेरे दिमाग में था कि मैं यूपीएससी करूँ। तो इसलिए एक्चुअली मुझे अच्छे परसेंटेज भी आए थे। आई स्कोर 97% इन 12th बोर्ड, 85% इन 12th बोर्ड। तब मैंने सोचा था कि यूपीएससी करूँ। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर लगा था। लेकिन मुझे यूपीएससी करना था, इसलिए मैंने तब ग्रेजुएशन बीए में कर दिया। ओके सर, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? लातूर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सो सर, महाराष्ट्र से दिल्ली के साइड आना यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कुछ मुख्य कारण? एक्चुअली दिल्ली एक यूपीएससी का हब है जी। जाना जाता है। अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, इसलिए मैंने प्लान किया कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ आने का सोचा। तो सर, आपको कितने साल हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए? एक्चुअली मुझे अब ऑलमोस्ट 2.5 ईयर है। 2.5 ईयर। सो आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक? मैंने एक अटेम्प्ट दिया है 2024 में। ओके। तो सर, आप यहाँ पर किस कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किए हुए हैं? एक्चुअली मेरे कोचिंग्स 1 साल पहले, 2 साल पहले खत्म हो गए थे। ओके। अभी तो मैं पर्सनल स्टडी कर रहा हूँ। पर्सनल स्टडी। तो सर, आप इसके साथ कुछ जॉब वगैरह करते हैं? जी मैं पूरा फुल टाइम अपने प्रिपरेशन को ही दे रहे हैं? जी मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। तो सर, आपका ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा ऑप्शनल पीएसआई है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके। सो सर, मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी जो 2 से 3 महीने पहले जो 3 स्टूडेंट्स की जान गई थी, तो सर उसके बाद आपको क्या चेंजेस दिख रहा है स्टूडेंट्स को लेकर? रूल रेगुलेशन जो है वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट्स की, हमारे ही भाई थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ऑलमोस्ट 40 to 50% जो स्टूडेंट क्राउड था वो कम दिखने लगा है। 2-3 महीने होने के बाद तो बहुत कम क्राउड था। बात शुरू अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि दिसंबर जनवरी से स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हैं। मेन प्रीलिम्स होता, तो अब क्राउड बढ़ने लगा है। ये स्टूडेंट्स की बात। बाद में कोचिंग और मेन लाइब्रेरी और रेजिडेंशियल जो एरिया, उसकी बात करता हूँ मैं। लाइब्रेरी जो ऑलमोस्ट 99% लाइब्रेरीज बेसमेंट में थी, वो बंद हो चुकी है। अब रेयरली कोई लाइब्रेरी बेसमेंट में होगी। सब लाइब्रेरीज अपर ग्राउंड या फिर ऊपर वाले फ्लोर्स पे आ चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत उस तब वो इंसिडेंट्स के बाद हो गई है कि लाइब्रेरीज के रेट बहुत ज़्यादा हो गया, जब एक्चुअली कोई लाइब्रेरी ऊपर नहीं थी इंसिडेंट होने के बाद। ऑलमोस्ट 5,000 and 6,000 दे वर चार्जिंग फॉर सिंगल सीट। ये बहुत बड़ी बात थी, जबकि इंसिडेंट होने से पहले 1800-2200 में एक अच्छी लाइब्रेरी में एक सिंगल सीट परमानेंट सीट मिलती थी। अभी भी चार्जेस बहुत है, 3,500 और 4,000 तक एक सीट के चार्जेस ले रही है मंथली एक सीट के। ये बहुत ज़्यादा चार्जेस है, अनअफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए। ये लाइब्रेरीज की बात। नीचे कुछ जिम्स वगैरह चलते थे, कोई बंद हो गए, कोई अभी भी चालू है। वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। बेसमेंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बाद में कोचिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कोचिंग में बेसमेंट की जगह बंद कर दिया। फीस का देखा जाए तो फीस तो उतनी ही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो एक डिमांड थी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में। रिगार्डिंग रेजिडेंशियल एरियाज, जो उसी सिर्फ 1-8 महीने के लिए थोड़ा सा लो पीरियड आ गया, जहाँ कम डिमांड कम होने की वजह से थोड़ा कम कर दिया गया था रेंट को। लेकिन अभी भी रेंट पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, जो कि कंट्रोल होना चाहिए। ये मेरा दोस्त है जो कल ही आया है महाराष्ट्र से, वो रूम्स देख रहा है, उसको 19,000 एक सिंगल रूम के बता रहे हैं, 22,000 सिंगल रूम के बता रहे हैं। और अगर तुम कम आओगे 10-15 हज़ार, 15 हज़ार, 10 तो नहीं है, 15 हज़ार आओगे
तो एकदम कंजेस्टेड रूम विदाउट बालकनी, विदाउट एनी वेंटिलेशन, ऐसे वो भी करोल बाग में तो नहीं है, ऐसे रूम है। सिंगल रूम तो मिलना 20,000 से कम मिल नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम फिलहाल चल ही रही है। इसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना चाहिए, कोई कानून लाया जाए या फिर कोई बॉडी जो ये सब कुछ कंट्रोल कर सके। ओके सर, जो बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे होते हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स, मतलब जो यूपीएससी प्रिपरेशन करने का सपना देखते हैं कि हमें दिल्ली आएंगे, हम तभी प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो सर क्या उनको अपने साइड से कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर करके आना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक कहावत है, चटमंग में पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। एक यूपीएससी की जर्नी एक मिनिमम 2 इयर्स की जर्नी होती है। 1 साल तुम पढ़ाई करोगे, 1 साल का पूरा एग्जाम का कैलेंडर ही है। मई में तुम प्रीलिम्स दोगे, अगस्त सितंबर में मेंस दोगे, इंटरव्यू तुम जनवरी में दोगे, या तुम्हारा रिजल्ट अप्रैल में आएगा। वो 1 साल की कैलेंडर जर्नी एग्जामिनेशन की और 1 साल का प्रिपरेशन। तो 2 साल, अब 2 साल का दिमाग में सोच के आना चाहिए कि 2 साल मैं करूँगा, मैं उतना परसिस्टेंट रहूँगा, परसिवरेंस रखूँगा, पेशेंस रखूँगा। एक बात, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए थ्रू द जर्नी, क्योंकि उनके बिना ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आई वुड से इकोनॉमिक कंडीशंस तुम्हारी सस्टेन करने की है नहीं है 2 साल। गॉड फॉरबिड कि आप एक ही, ऐसा ना हो कि आपको बहुत सारे अटेम्प्ट देने पड़े, एक ही अटेम्प्ट में हो जाओ आप, लेकिन नहीं होए तो आपको 2 से 3 साल, 3 से 4 साल हो सकता है। तो आप ये दिमाग में रह के चले, अगर नहीं हुआ तो प्लान भी क्या हो सकता है ये दिमाग में रह के आप आइए। और ये सब कुछ करके अगर आप आ रहे हो, उतर रहे हो यूपीएससी की फील्ड में, तो फिर हम एकेडमिक्स की बात कर सकते हैं कि बेसिक एनसीईआरटी जो है क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एटलीस्ट पढ़ के आप आने चाहिए। अगर कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, आप इंडिविजुअल स्टडी के साथ साथ कोचिंग अफोर्ड करना चाहते हो तो अच्छे कोचिंग्स है। अगर इंडिविजुअल स्टडीज़ करना चाहते हो तो एनवायरमेंट अच्छा है, नोट्स अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, क्वालिटी नोट्स है, अच्छी लाइब्रेरीज है। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है वारंगल का रहने का कि सीनियर मिल जाते तुम्हें नाश्ता करके, खाना खाते समय, जिनसे तुम गाइडेंस ले सकते हो। कभी कभी तो टॉपर भी आ जाते हैं। ऐसे फूड का अच्छा रहा था मैं एक दिन, तो इंडिया का 2019 का टॉपर हमें साथ में मिल गया, तो ये एक फ़ायदा है। और सर, जो बाहर स्टेट से जो बच्चे आते हैं उनके साथ भेदभाव भी होता है, या फिर यहाँ पर उनको सस्टेन करने में कितना दिक्कत आता है इस माहौल को समझने में? अब मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, ऐसा भेदभाव मैंने यहाँ नहीं देखा। मुझे इसके पीछे कुछ रीजंस समझ सकता हूँ मैं कि यहाँ बच्चे आते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक मैच्योरिटी के साथ आते हैं। एक हम देश के लिए वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दे रहे हैं, उसका सिलेबस इतना वास्ट है, इतना क्वालिटी सिलेबस है, इतने अच्छे पढ़ते हैं, सोच रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद जनरली ऐसी छोटी छोटी बातों में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। यहाँ पे सब घुल मिल के ही रहते हैं। ये भाईचारे का माहौल है, ऐसा ग्रुप करना या फिर झगड़े ऐसा नहीं दिखता। इवन ये मैं पर्सनल बात कह रहा हूँ, और मैंने एक पुलिस थे जो 31st और होली बहुत बड़े जोर से धूमधाम से मनाई जाती है। दो ही फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं, इवन दिवाली भी नहीं मनाई जाती। तो इतने लेवल पे होली और 31st मनाया जाता है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो पुलिस जो कंट्रोल ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आते हैं, उनसे मैंने एक बात कही कि क्या आप को स्टूडेंट्स इतनी यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है पूरे बड़ा बाजार मार्ग पे। तो मैंने उनको पूछा था कि आपको कोई दिक्कत आती है क्या स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने में, और जो क्राउड आप पूरे दिल्ली में कंट्रोल करते हो उसमें क्या फ़र्क जानते हो, क्या फ़र्क महसूस आता है? तो ये बोलते हैं ये क्राउड हैंडल करना इतना आसान है, बहुत आसान है, बिकॉज एवरीवन इज एजुकेटेड हियर। उनको सिर्फ बातों से ये मान जाते हैं, हमें कभी भी लाठी या फिर नेक्स्ट एक्शंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा पुलिस हमारे पुलिस दिल्ली पुलिस का भी कहना है। तो यू कैन कंसिडर दैट ऐसा कोई ग्रुप या फिर डिफरेंट भेदभाव नहीं है, भाईचारा। ओके सर, तो फिर आप कब से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं?
थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। मैं लास्ट टाइम जब 2024 की प्रीलिम्स दिया था जून में, तब प्रीलिम्स के जस्ट होने के बाद गया था। बाद से मैं नहीं गया हूँ। इवन दिवाली में भी मैं नहीं जा पाया। मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। सर एक बात बताइए कि लाइक हमारी पूरी फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता होता है कि हमारा बच्चा गया है यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, और मम्मी पापा की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी हमसे जुड़ जाती है, और इस पढ़ाई के दौरान हम कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली भी कनेक्टेड हो जाते हैं, और वहीं पे जब मतलब अच्छा रिजल्ट आता है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन जब नहीं निकलता है हमसे, या फिर हमें बोलना पड़ता है कि नहीं इस बार हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो सर आप लोग कैसे इन सब चीज़ों से गुजरते हैं और कैसे इन सब चीज़ों को अपने आप पे हावी नहीं होने देते हैं? जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन है कि प्रेशर जो आता है वो आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो हाँ, इट्स ट्रू कि प्रेशर आ जाता है। सबसे पहले मम्मी पापा का, बाद में क्लोज सर्कल में जो फ्रेंड्स है उनका, बाद में जो अपने फ्रेंड्स और स्पेशली इंडियन सोसाइटी में रहते हैं रिलेटिव्स का। रिलेटिव्स बहुत मासी, बुआ, चाचा, चाची, सबका ऐसे नजरें रहती है कि ये क्या कर रहा है, हाँ दिल्ली में गया है ना, यूपीएससी कर रहा है ना, ये उनका एटीट्यूड रहता है। तो क्या हुआ, उनकी एक ये उनका प्यार ही होता है, ऐसा कहा जाए। उम्मीदें जो बोल सकते हैं। हाँ, उम्मीदें हो सकती है, हमारी तरफ से उम्मीद हो सकती है। ये पूछते हैं, प्रेशर्स आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ये है ना, ऐसा फेज होता है लाइफ का, मान लो सीधे जा रहे हो एक रोड से और यहाँ से एक वी पॉइंट आता है। एक तो आप एक रास्ते पे जाओगे जहाँ पे आप ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा, आप वो एक चक्रव्यूह में फंसते जाओगे। और या फिर दूसरा फेज आता है कि आप इस सब चीज़ों से उड़ जाओगे, आप इस सब चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे। तो ये जो चक्रव्यूह, ये जो प्रेशर है ना, वो ऑफ कोर्स मैं पर्सनल मेरी बात कहूँ तो आई डू मेडिटेट, विपस्सना मेडिटेशन है वो, मैं विपस्सना मेडिटेशन करता हूँ। जो मेरे बेसिक फंडामेंटल्स, मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरे खुद के लाइफ से, मेरे करियर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये मैं सोचता हूँ। और जो ये फंडामेंटल्स क्लियर करके रख के मैं ये सब चीज़ें हैंडल करता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि वो जो लो वाला फेज है ना, वहाँ ना जाया जाए। और जो उसी ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड है लाइफ का, आई वुड से, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ करियर बट लाइफ का, हर चीज में आता है, जहाँ से तुम एक तो खाई में चले जाओगे या फिर ऊपर चढ़ोगे। तो वो इम्पोर्टेंट है, और मैं ट्राई करता हूँ कि वो ऊपर जाऊं, या फिर खुद का सिंहावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन करके वो हैंडल करना सीख जाऊं।